बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों का कौन सा टॉपिक चल रहा था? फोटोलिक इफेक्ट। मानसी यही पढ़ा रहे थे ना? सर इसमें बच्चों हम लोगों ने एक सेटअप किया था, एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। ये बच्चों वैक्यूम चैम्बर है। और कहा था रेडिएशन इंसिडेंट किए। इसका फ्रीक्वेंसी न्यू या वेवलेंथ लैम्डा। बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला था। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकला था बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी कितना था फोटो इलेक्ट्रॉन का? काइनेटिक एनर्जी जो था वो 0 से लेकर के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक था। तो सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज जो फोटॉन्स का एनर्जी है और माइनस उसको निकलने में कितना मिनिमम एनर्जी स्पेंड कर रहा है 5 तो ये, तो दिस इज के मैक्स। क्लियर? दिस फाई इज कॉल्ड, फाई को क्या बोलते हैं विवेक भाई? व्हाट इज कॉल्ड फाई? वेव फंक्शन, वर्क फंक्शन। ये प्रतीक, ये वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है? अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके बाद डिस्कस किया था। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? बच्चों हमने बैटरी का पोलैरिटी उल्टा कर दिया। इसको सपोज नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया बैटरी, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जनरेट करेगा बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा। ये हाई पोटेंशियल कर दिया। सो अब इस इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी इधर है, इधर से इधर जाना चाह रहा है, इस फ्लिप पे जाएगा, देन ओनली करंट विल हैपन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा और हम मिनिमम वी कितना लगाएं अपोजिट सेंस में कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकला वो भी यहां जाने से फेल कर जाए, जस्ट फेल कर जाए। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का यहां से यहां जाने में EV नॉट इंक्रीज होगा और इसमें सारा काइनेटिक एनर्जी चला जाए, EV नॉट इज इक्वल टू Ke मैक्स, तो जस्ट फेल करेगा, है ना? या मैं कहूं कि टू स्टॉप द करंट नहीं कोई पहुंचे तो EV नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Ke मैक्स, ठीक है ना?
तो जब इक्वल वाला जो साइन होगा उसी को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। मिनिमम पोटेंशियल एक सवाल लिखो बच्चों। चलो 2-3 बच्चे तो ज्वाइन किया फाइनली। एक छोटा सा सवाल लेते हैं। सपोज एक रेडिएशन इंसिडेंट का है, न्यू इज इक्वल टू सॉरी वेवलेंथ इज इक्वल टू, वेवलेंथ में दे रहा हूं लेट्स 300 नैनोमीटर and what function is suppose 2.1 electron volt. So what is the stopping potential for this? What will be a stopping potential? कौन सा जो पहले सॉल्व करके बताता है? तो 13 बच्चे हुए, 2 बच्चे बढ़ गए। कौन कौन बढ़ा है? राशि कैसे सॉल्व करें इसको? के मैक्स निकाल के ईवी नॉट से इक्वेट करते। कई मैक्स जो होता है वो ई वी नॉट होता है, कई मैक्स होता है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट। एच सी बाई लैम्डा कितना हो जाएगा? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर नैनोमीटर चला जाएगा, माइनस 5 कितना है? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेप्ट पता है क्या तुम लोगों को? ये हो जाएगा रफली बच्चों 3.1 सॉरी 4.13 सही लिख रहा हूं? 4.13 माइनस 2.1, ये 3 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो दिया है वो 2 डेसिमल तक का ही दिया है, तो इसको भी हम 2 डेसिमल तक का ही लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी कितना? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इक्वल टू 2 वोल्ट, V नॉट इक्वल टू। ये समझ में आया क्या बता रहा हूं? ये E और ये E, अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो बता देता हूं अगर किसी को नहीं क्लियर है तो। ये सपोज 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां एक्सलेट कराया, तो उसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा? सो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा Q इंटू V। तो इसको E का वैल्यू पुट करेंगे कूलम में और ये वोल्ट में, तो ये जो वैल्यू आएगा जूल में आएगा। तो उतना कैलकुलेशंस के जगह पे सिंपली बोल देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ई का वैल्यू हमने नहीं पुट किया, इसलिए इसको बोल दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ई का वैल्यू पुट कर देते 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और वोल्ट, तो ये हो जाता है इतना जूल। मानसिक गावस्कर, क्या ये क्लियर? हाँ सर। ठीक है। सर कल के पेपर में आया थे क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या आया था क्वेश्चंस? यही सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना था। तो सॉल्व हुआ क्या? हाँ सर। कल कल तुम्हारा पेपर था? हाँ सर कल था। इस पे सवाल बहुत ही आसान ही होते हैं, टफ सवाल नहीं होते हैं। तो इसका बच्चों हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों फोटो करंट आई वर्सेस वोल्टेज, ठीक है। तो अगर कोई भी वोल्टेज नहीं था तो बच्चों बताया था कि कुछ करंट हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, क्लाउड में रिपल्सन के कारण कुछ बैक भी आ जा रहा है। तो उसको पहुंचाने के लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल रखा है, इसको निगेटिव रखते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकला ये पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बट इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगेगा Fe। तो ये जो है हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पहुंचाने के लिए। तो इसको बढ़ाओगे, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच। तो अगर कोई भी पोटेंशियल नहीं अप्लाइड है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचा, करंट इतना हुआ, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो मैक्सिमम करंट को टेंड करेगा, बिकॉज जितने भी इससे इलेक्ट्रॉन्स निकला, जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पहुंच रहे हैं तो उसके बाद और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट नहीं बढ़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इसको अगर उल्टा करोगे, रिवर्स में करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचना मुश्किल है, और हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी अगर फेल कर जाए पहुंचने से, तो उसके बाद कोई नहीं पहुंचेगा। तो ये जो पोटेंशियल अप्लाई किए रिवर्स में, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। अब बच्चों अगर सपोज मैंने क्या किया, न्यू को हमने सेम रखा, फ्रीक्वेंसी सेम रखा, बट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी इज इंक्रीज। सो कैसा ग्राफ होगा? तो ये पहला केस में सपोज इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी I1 है, चूंकि हमने न्यू सेम रखा है बच्चों, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह जाएगा। क्यों सेम रह जाएगा? न्यू नॉट पे डिपेंड करता है, एच न्यू पे डिपेंड करता है, और 5 पे डिपेंड करता है, ये तो सेम है। बट अगर ज्यादा इंटेंसिटी इंसिडेंट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, मोर फोटॉन्स विल स्ट्राइक हियर, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट। सो ग्राफ बताओ, ये सबको क्लियर होगा क्या? ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो इसका इंटेंसिटी I2, करंट नहीं इंटेंसिटी, और ये I1। ये I जो लिख रहा है इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसको लिख लो। ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था क्या पहले? अच्छा, अगर सवाल ऐसा है एक वेवलेंथ है लैम्डा 1 का, जिसके लिए आई वर्सेस वी का ग्राफ ये है, और एक दूसरा है लैम्डा 2 के लिए। सो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में कोई रिलेशन बता सकते हो? कौन सा रेडिएशन ज्यादा एनर्जेटिक है, द फर्स्ट वन और सेकेंड वन? ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन कौन सा है? फर्स्ट वाला। नहीं यार, ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन जो है वो सेकेंड वन होगा ना। देखो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। मैग्नीट्यूड में ही हम लोग बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का, मतलब इसको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। जो फोटोन्स निकला उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सो दिस इज मोर एनर्जेटिक। अगर ये ज्यादा एनर्जेटिक है, चूंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़ा है, एच न्यू ज्यादा है, तो न्यू ज्यादा है। सो अगर न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन, बट वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा 2 छोटा हो जाएगा, बिकॉज वेवलेंथ छोटा तो एनर्जी ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते तो न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन, एज V2 is greater than V1, stopping potential greater। आई बात समझ में? यस सर। बच्चों एक बहुत ही फेमस सवाल, बहुत ही फेमस सवाल। If intensity of incident radiation is nu naught, sorry, frequency, if nu naught is frequency of incident radiation and corresponding stopping potential is V naught. Now frequency is doubled. That means न्यू वन सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 न्यू नॉट कर दिया, फर्स्ट केस से डबल। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1 वो 2 V नॉट से
ज्यादा होगा या कम होगा? बच्चों ये जवाब किसे नहीं दिया? क्या होगा चैतन्य? बहुत ये मैंने करवाया होगा। सृष्टि तू तो जानती है। इक्वल नहीं होता बच्चों, ग्रेटर होता है। अपूर्वा क्या गड़बड़ी कर रही है आप? -1 मार्क्स आ जाएंगे। बहुत ही फेमस सवाल है और राशि तुझे याद होगा, मैंने ये करवाया ही करवाया है। 3 स्टार मार्क कर लेना। तो देखो कैसे, फर्स्ट केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट, और उस मेटल का होगा कुछ वर्क फंक्शन 5। सेकेंड केस में हो जाएगा ई वी वन एच इंटू 2 न्यू नॉट और -5। इसको ई वी नॉट के टर्म में लिखना है बच्चों। एक काम करते हैं, एच इंटू, देखो मैथमेटिकली ऐसे लिख देता हूँ, -2 कर देता हूँ और +5 कर देता हूँ, बात बराबर। पहले तो मैथमेटिकली प्रूव कर देता हूँ एंड देन कंसेप्ट वाइज बता दूंगा। यहां से 2 कॉमन ले लो, एच न्यू नॉट -5 +5। देखो ये कितना है, ये है ई वी नॉट। अब तो ये पता चल रहा है कि V1 जो होगा वो क्या होगा, 2V0 + 5/E होगा बच्चों। 2V0 से ज्यादा होगा। अब इसके, ये तो मैथमेटिकली आ ही गया, समझ ही गए, बट थोड़ा कंसेप्ट भी समझना है बच्चों। सपोज इसका वर्क फंक्शन जो 5 है ना, वो सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक फोटोन आया। ये जो फोटोन आया है उसका सपोज एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा बच्चों वो हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब समझो कि इसका हम एनर्जी को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, तो अब हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी एक्स्ट्रा उसमें दे दिए। अब जब बाहर निकलेगा तो खर्च तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही करेगा। ऐसा थोड़ी कि खर्च 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने लगेगा, अभी भी खर्च उसका होगा
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बाहर निकलेगा वो 10-2 कितने से बाहर निकलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मतलब समझो बच्चों कि जितना एनर्जी हमने इसका बढ़ा दिया है उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, बिकॉज जो खर्च करना था वो तो पहले जितना कर रहा था बाद में भी उतना ही करेगा। तो वट एवर द इंक्रीमेंट इज ऑल गोज टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सारा का सारा गया। तो काइनेटिक एनर्जी पहले से जितना था उसका डबल से ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो आई बात समझ में? अब इसको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं बच्चों। मान लो पिछले महीने तक किसी के पापा का इनकम है 1 लाख रुपीस पर मंथ, और उनका सारा घर खर्च ये सब मिल करके 40,000 रुपया घर खर्च में चला जाता है और 60,000 रुपया उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, सेविंग हो गया 60,000 का। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सैलरी क्या कर दिया बच्चों, डबल कर दिया, 2 लाख कर दिया। अब ऐसा थोड़ी है बच्चों की अगर सैलरी 2 लाख कर दिए, तुम लैंडलॉर्ड को अगर रेंट पहले 10,000 दे रहे थे तो उसको कहोगे यार लो 20,000 ले लो, ऐसा होता है? उसका रेंट 20,000 कर दोगे 10,000 से? नहीं करोगे। तो नहीं खर्च सर। अभी भी 40,000 ही रहेगा, खर्च अभी भी 40,000 रहेगा। तो सेविंग क्या हो जाएगा बच्चों, सेविंग जो भी सैलरी बढ़ा वो पूरा सेविंग में चला जाएगा ना। 1 लाख का 1 लाख तो 1,60,000 हो जाएगा, 60,000 से नहीं बढ़ेगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल। एनीवे शायद दूसरा वाला और नहीं समझ में आया होगा। एक सवाल ले रहा हूं बच्चों, तीन मेटल है P Q R, इसका 5P है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका है Q का है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका है वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला सवाल, इफ रेडिएशन of wavelength 500 nanometer is incident on the 3 metal photoelectric effect is observed in photoelectric effect is observed in तो क्या P में होगा, Q में होगा, तीनों में होगा या किसी दो में होगा या किसी में भी नहीं होगा, कैसे डिसाइड करेंगे हम? HC अपॉन लैम्बडा निकाल के अगर 5 से ज्यादा रहा तो फिर मतलब हो जाएगा वहां पे। सो एनर्जी ऑफ द फोटोन निकाल लेते हैं, hc बाय लैम्डा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 500 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर जाएगा
है ना, मल्टीप्लाई कर दो 2 पॉइंट कितना आएगा 2.48। हाँ सर। 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब ये 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हमने इंसिडेंट कराया तो इसमें काउंट करेगा, यस। इसमें करेगा क्या, नो। इसमें करेगा नहीं। नो, ओनली पी। बच्चों सबका आंसर सही आया क्या? यस सर। दूसरा सवाल लेता हूं बच्चों, सेकंड सवाल। Suppose beam consists of 3 wavelength. $350 nanometer, और एक और ले लेते हैं 350 के बाद 450 नैनोमीटर एंड 550 नैनोमीटर। मतलब जो बीम हमने इंसिडेंट किया, रेडिएशन इंसिडेंट का है, सिर्फ उसमें एक ही नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, और मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं रेडिएशन करंट वर्सेस पोटेंशियल का। बच्चों विच वन विल बी द करेक्ट ग्राफ? ये P के लिए, ये Q के लिए, और ये R के लिए। क्या ये सही ग्राफ है बच्चों? ये R के लिए, ये Q के लिए, और ये P के लिए। क्या पहला ग्राफ सही है, दूसरा ग्राफ सही है, या दोनों रॉन्ग है? विच वन इज करेक्ट बच्चों? सर फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ करेक्ट लग रहा है? नहीं सर, थर्ड आएगा, तीनों अलग अलग है ना, तो थर्ड आएगा सर।
और कोई बताओ। क्या क्या चीज देखना है, कोई तो बताओ यार उसमें से। चलो सर अभी फर्स्ट तीनों का सेकंड में मतलब क्या वर्क क्या फंक्शन। गड़बड़ है बच्चों। चलो फर्स्ट एंड थर्ड कुछ बता रहा है। फर्स्ट में क्या गड़बड़ी है। सर तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम है तीनों का। क्यों अलग होना चाहिए। सर वर्क फंक्शन तीनों का अलग है, तो मतलब हर एडिशन के लिए अलग अलग आएगा ना अच्छा वर्क तीनों फंक्शन का। अलग है, तो वर्क फंक्शन ये भी अलग अलग है ना, तो कौन सा रोल प्ले करेगा, ये अलग के कारण या ये अलग के कारण। अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा इसमें से कौन रोल प्ले करेगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ये और ये, या किसी में ये किसी में ये किसी में ये। तो अगर सर स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ये रोल प्ले करेगा, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जिससे निकलेगा, है ना। सो तो ये तो फिक्स हो गया, ये सब कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तीनों में यही रोल प्ले करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एच न्यू तो फिक्स हो गया। अब फाइव, जिसका फाइव सबसे कम होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। फाइव किसका कम है, पी का। तो यहां तो ये तीनों का इक्वल कर दिया। ये मैंने लिखा था, ये शायद लिखा है ना, क्या लिखा है, जैसे ये पी लिखा, पी क्यू आर, ठीक है ना। तो ये पी का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्यू का, उसके बाद आर का, सबसे कम होगा आर का स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लॉस हो गया, कम ही बचेगा। क्या इंटेंसिटी पे कुछ कह सकते हैं बच्चों। सबसे इंटेंसिटी कम किसका होगा। आर का। आर का। रीजन इज कि आर में ये तो निकाल ही नहीं पाएगा, चेक करोगे। तो आर का सबसे कम होगा और पी का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पी में शायद ये भी निकाल पाएगा। आई बात समझ में। अपूर्वा क्लियर ये। सर वापस बता। वापस बता दो। देखो ये दिया रहेगा कि इक्वल इक्वल इंटेंसिटी का ये वेवलेंथ भी है, ये भी ये भी है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो इसका जो एनर्जी आएगा ना एच सी बाई लैम्डा करोगे तो ये 2 वोल्ट से ज्यादा आएगा, मतलब ये रेडिएशन भी इसको इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, ये भी निकालेगा ये भी निकालेगा। तो जितना एनर्जी फॉल किया, जितने फोटॉन्स फॉल किए, मैक्सिमम फोटॉन्स इससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो ज्यादा निकलेगा, सो सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सिर्फ निकालने वाला ये होगा, ये चेक कर लोगे कि ये इतना आता है कि नहीं, इससे कम है या ज्यादा है, और ये तो देख लोगे कि ये नहीं आएगा, क्योंकि 500 में ही कितना होता है, 2.48 होता है, अभी जस्ट देखा था। तो ये से तो इसका एनर्जी कम है, तो इसमें कम फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, सैचुरेशन करंट इसका कम होगा। बट व्हाट अबाउट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका जितना एनर्जी है एच न्यू माइनस ये 3, तो ये बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी छोटा होगा। तो सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल आर का, सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल पी का। क्लियर। सर यस सर। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। कुछ नहीं।
चलो बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया। इसी में दो चीजें पढ़नी है। जो भी हमें पढ़ाना वो क्या छोटा छोटा पॉइंट्स पढ़ाना है वो बता देता हूँ, और आज का क्लास फिनिश हो जाएगा। जो 40 मिनट बचा हुआ उसमें ये कंप्लीट करूंगा। पहला जो पढ़ाना है बच्चों वो है रेडिएशन प्रेशर, लास्ट में करता हूँ। पहले डिस्कस कर लेता हूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। प्लीज डिब्रॉय बोलते हैं इसको, डिब्रॉय, डिब्रॉय वेवलेंथ। चलिए बोलने में हम लोग यूज करते हैं इंडिया में डी ब्रॉगली। ये क्या है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। एंड देन तीसरा जो बचा हुआ है दैट इज रेडिएशन प्रेशर। ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है वो डिस्कस करते हैं बच्चों। जब ये आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, मैंने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जब हम पार्टिकल नेचर मानेंगे वेव को, लाइट वेव को, रेडिएशंस को, तभी वो एक्सप्लेन होता है। YDSC जो एक्सपेरिमेंट है वो कंक्लूसिवली स्टैब्लिश किया था कि लाइट इज ए वेव। इंटरफेरेंस वेव में होता है, पार्टिकल में नहीं होता। अब दोनों एक्सपेरिमेंट देखा गया, साइंटिस्ट परेशान, क्या माने, लाइट की वेव, लाइट की वेव। फिर साइंटिस्ट ने एग्री किया कि लाइट हैज बोथ नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। सारे साइंटिस्ट एग्री किए कि लाइट हैज डुअल नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इट बिहेव्स अकॉर्डिंगली। बच्चों मेडिकल में पूछेगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, है ना, ये सारा बताता है वेव नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट क्या बताता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है। अब ये जो जनाब थे डी ब्रॉय साहब, ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। इनके बैकग्राउंड जो घर वाले सब थे सब बिजनेसमैन थे, पहला थे घर में पढ़ने लिखने वाले। तो ये इस समय पीएचडी कर रहे थे जब ये सब चल रहा था, और अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, इंडिया जैसा नहीं है। तो हाँ बच्चों, पीएचडी अगर करना है तो कुछ नया थीसिस देना होता है, कुछ नया करो, बताओगे तभी वो पास होता है, तभी पीएचडी मिलता है। इंडिया में तो सबको मिल जाता है, और आजकल तो कहीं भी कुछ भी अप्लाई कर दो, कहीं भी घूम के आ जाओ, बहुत आसान है। लेकिन उस समय नहीं होता था। आजकल तो पीएचडी मतलब किलो के भाव से मिलता है। कोई भी पीएचडी पेपर यहाँ से टाइप किया, वहां से टाइप किया, वहां से टाइप किया, है ना, बीच में चेंज कर दिया और पब्लिश कर दिया, बैठ करके बस कंप्यूटर पे इतना आसान होता है? तो बहुत आसान होता है। आजकल हर कोई पीएचडी डिग्री ले लेता है, और लेकिन उसका वैल्यू भी नहीं है ना, पीएचडी कर ली उसके बाद भी कुछ नहीं है। एनीवे, पढ़ाई भी नहीं होता है, इंजीनियर बन जाते हैं, लोगों को कुछ नहीं आता है, डॉक्टर बन जाते हैं, एमबीबीएस बन जाते हैं। एमबीबीएस होना मुश्किल है, पहले से मुश्किल है। पहले तो कॉलेज में जो मार्क्स आए उसी को हो जाता था, बट बाकी आसान है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इनको था कि कुछ नया देना है, इनके दिमाग में ये बड़ा स्ट्राइक है, डुअल नेचर।
इन्होंने कहा कि अगर लाइट के पास, मतलब लाइट को पहले वेव माना गया, अगर लाइट के पास बच्चों वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर है, तो क्या पार्टिकल के पास भी ड्यूअल नेचर होगा क्या? क्योंकि नेचर प्रीफर्ड सिमेट्री, नेचर में सिमेट्री है बच्चों। उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री उन्होंने जस्ट ये हाइपोथेसिस रखा, उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि पार्टिकल शुड हैव आल्सो वेव नेचर। क्या बताइए, डी ब्रॉगली साहब ने क्या प्रपोजल रखा? या हाइपोथेसिस कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री पार्टिकल should have wave nature। मतलब जिसको हम पार्टिकल कर रहे हैं, ये पार्टिकल है, अगर ये मोशन में है बच्चों, तो इसके पास भी एक वेव का नेचर है, वेव होना चाहिए, भी कुछ चीजें शो करेगा। क्योंकि कहा यार पार्टिकल है, इसका मास m है, इसका वेलोसिटी मान लो v है, तो बताओ अगर पार्टिकल को कहते हो वेव, तो बताओ वेवलेंथ क्या होगा? क्या पूछा उन्होंने, लोगों ने, बताओ वेवलेंथ क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो वेव था जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसका मोमेंटम क्या बताया गया बच्चों? मोमेंटम क्या होता है उसका? h बाई लैम्डा। मोमेंटम यही होता है ना, जो लाइट जो हमने पढ़ा अभी रेडिएशंस का। रेडिएशंस को अगर पार्टिकल माने तो उस पार्टिकल का रेडिएशंस का मोमेंटम जो h बाई लैम्डा। तो इन्होंने कहा ठीक है यार, तुम्हें क्या चाहिए? वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ हो जाएगा h बाई p। मतलब अगर कोई पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है, तो वो अगर वेव नेचर शो करेगा तो उसका वेवलेंथ हो जाएगा h बाई p। अब अनन्य को तो समझ में आ रहा होगा कि ये तो मैं भी कर देता यार, और उनको नोबेल प्राइज मिला बच्चों। अगर लाइट को, सॉरी पार्टिकल को अगर वेव नेचर मानेंगे बच्चों, तो उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा? इतना होगा। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बच्चों स्मॉल डी होता है, ये कैपिटल वी होता है, ये फ्रेंच में ऐसे लिखने का ये है कन्वेंशन, ऐसे ही लिखते हैं। मोमेंटम ज्यादा होगा बच्चों तो वेवलेंथ कम होगा। क्लियर यहां तक? यस Yes, अब sir. अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है Q, और उसको V पोटेंशियल से एक्सलेट कराया, V पोटेंशियल से, तो उसका अगर कहा जाए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो V पोटेंशियल से एक्सलेट कराया तो Q इंटू V हो जाएगा। तो सबसे पहले ये मोमेंटम के टर्म में लिखा हुआ है, अगर वेवलेंथ को हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है, तो सबको पता है कि p² बाई 2m ये होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। इसको प्रूफ करने की जरूरत है क्या पार्टिकल के लिए? हाफ एम वी स्क्वायर कर लो तो आ जाता है। तो p आ जाता है बच्चों √2m के। सॉरी h बाई इतना, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा इसमें ना भर भर के सवाल मेडिकल में पूछता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो बहुत ही आसान सा है। लैम्डा इक्वल टू h बाई p लिखो, p को अलग अलग टर्म में लिखता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तो इतना। कहेगा कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और पोटेंशियल v से एक्सटेंड कराया, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा? तो √2m, और k हो जाएगा बच्चों qv
देखना मेडिकल बैच या जेई मेन में ऐसे सवाल भर भर के आते हैं कि एक प्रोटॉन है, उसको सेम वेलोसिटी दिया, एक अल्फा पार्टिकल है, उसको सेम वेलोसिटी दिया, तो बताओ लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा क्या होगा। और अभी अनन्य प्रणव तूने एक दिन मैंने मैग्नेटिज्म पे लिया था, डिविजन लेक्चर लिया था, उसमें ऐसा किया था, एक होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो रेडियस क्या होता है, उस पे सवाल आता है। और एक ये होता है अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब का। तो क्या क्या पूछता है, या तो सेम वेलोसिटी दे दिया पहला सवाल, या दूसरा कह देगा सेम मोमेंटम दे दिया, तीसरा कहेगा बच्चों सेम काइनेटिक एनर्जी दे दिया, और चौथा कहेगा बच्चों सेम एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। चार केसेस ले रहा है, यही चार केसेस पूछता है। क्या क्या, सेम वेलोसिटी दे दिया, सेम मोमेंटम दे दिया, सेम काइनेटिक एनर्जी दे दिया, और चार्ज पार्टिकल को एक्साइट किया सेम पोटेंशियल से। ये चार अलग क्वेश्चन है और चारों में पूछेगा ये क्या होगा। बच्चों क्या बता पाओगे, बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा। अल्फा पार्टिकल और पी है, सेम वेलोसिटी दिया है बच्चों, सेम वेलोसिटी दिया है तो h बाई एम वी, तो v के अपोजिट है, सॉरी सेम वेलोसिटी दिया, m के अपोजिट है, तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा, m अल्फा अपॉन m p। तो व्हाट शुड बी द आंसर 4। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट बताओ। सेम मोमेंटम दे दिया है, p सेम, आंसर इज 1। बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी से एक्सलेट का है, सेम काइनेटिक एनर्जी से, k से 1/√2। 1 बाय रूट का है ये, m अल्फा बाय एम पी, m अल्फा 4 टाइम्स होता है बच्चों, तो आंसर विल बी 2। एंड फोर्थ सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई ये किया है, तो रूट 2m क्यूब देख लोगे, v सेम, m और q डिफरेंट, कैन यू फाइंड दिस। Yes, sir. कितना हो जाएगा, m अल्फा बाय एम पी का रूट तो होगा ही, इनटू रूट ओवर q का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, q का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो q अल्फा अपॉन q p, आंसर इज 2√2 क्या, हाँ सर। 2√2। बच्चों तो देखो एक ही सवाल में बता रहा हूं कि ये बड़ा फेमस सवाल है, ये सवाल आ जाए तो समझो कि बोनस है। और अभी जे मेन में रेडियस वाला मैंने बताया था, रेडियस में ही पूछा है, मैंने जस्ट नजर ऐसे देख रहे थे। सर कल के पेपर में था वैसा क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल को और एक प्रोटॉन को जब हम रिलीज करते हैं एक स्पेसिफिक स्पीड से, तो किसका रेडियस बड़ा रहेगा। तुम्हारे में पूछा नो, फिर पहला दिन हाँ सर, कल के पेपर पूछा। वाले। चलो तो ये बच्चों ये सवाल कर लेना डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। चलो देखो 4 सवाल करा दिए बच्चों, अब इसमें एक ड्यूट्रॉन भी डाल देता है बच्चों, तो ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या डिफरेंसेस है, अल्फा और प्रोटॉन का तो देख लिया, ड्यूट्रॉन क्या होता है, मास डबल हो जाता है, नहीं होता है ना, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है ड्यूट्रॉन में।
गार्गी ने एकदम सही बताया, गार्गी मेहनत कर रही लगता है। बच्चों एक और सवाल देते हैं, बड़ा फेमस सवाल, देखना किसी एग्जाम में आ जाएगा। कि एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट में, और ये दो फ्रैगमेंट में बट गया। ये जो है दो फ्रैगमेंट में बना, 1 और 2, सपोज ये अल्फा पार्ट के लिए बना और ये डाउटर न्यूक्लियाई बना, डिके किया। सो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1, क्या हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। सपोज इसका मास दे दिया है लेट्स की 104 न्यूक्लियस का, और ये अल्फा पार्टिकल जिसका मास नंबर है 4, इसका मास नंबर है 100। तो क्या होगा 4/100, 100/4, 4/100 का रूट 100, 100/4, 1, क्या होगा एनीवन? शादीप अली, क्या होगा आंसर? चैतन्य, ये तो तुझे आता होगा। चैतन्य, धनंजय। सर आपने क्या क्वेश्चन पूछा? अच्छा, क्वेश्चन से नहीं समझ में आया यार। ये न्यूक्लियस है जो डिके किया और दो पार्ट में डिके होगा, एक अल्फा पार्टिकल और एक डॉटर एलिमेंट, डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 और इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2, क्या होगा रेशियो? बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आया यार? तुम लोग तो मतलब रिपीटर बैच हो, तो ये सब तो आइडिया आना चाहिए, सिर्फ रिविजन करवा रहा हूँ। शुभम पाटिल, एनी आइडिया? यार कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मैसेज लगता आ रहे हैं कुछ, नहीं आया कोई मैसेज भी नहीं आया। इसका मास नंबर 4, इसका मास नंबर 100। अभी आया गार्गी का 1, दिस इज करेक्ट आंसर बच्चों, 1 इज द करेक्ट आंसर। यार डिके किया है ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियस डिके है, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जितना मोमेंटम इसका उतना ही मोमेंटम इसका, ठीक है ना? तो लैम्डा सेम हो जाएगा। बड़ा फेमस सवाल है बच्चों, ये जरूर ध्यान में रख लेना, जैसे आए मेडिकल में तो लिख देना। मैं बता रहा हूँ ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे। चलो, कहोगे सर अगर क्या उन्होंने सिर्फ कह दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p हो जाएगा, तो क्या इतने से ही नोबेल प्राइज थोड़ी मिल गया? उन्होंने और कुछ लॉजिक दिया, कुछ चीजें और बताई। और उसी समय बच्चों बोर्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोर्स नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करता है, तो उनका कुछ हाइपोथेसिस था, बट उनको लोग मान नहीं रहे थे कि वो रैंडम हाइपोथेसिस था। तो कुछ हेल्प किया था इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को समझा करके। तो किसी को याद है, हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बताओ बोर्स हाइपोथेसिस में क्या था? अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो कुछ एनर्जी कंडीशन कांस्टेंट रहेगी उनकी। एंगुलर मोमेंटम पे क्या कंडीशन था? NH/2π। NH/2 ये बताया था बोर्स ने। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों, ये क्यों हम मान लें कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये बार नहीं है। अच्छा, तुम लोग पता है ना, h लिखा है प्लैंक्स कांस्टेंट, और h बार जो होता है वो h/2π को लिखते हैं। तो उन्होंने इसको ऐसे लिखा, r इज इक्वल टू n
h बाई ये 2 पाई को इधर लेके आ गया 2 पाई r और mv को इधर लेके चले गए और h बाई mv को उन्होंने क्या कहा, h बाई p को लैम्डा कहा था। तो बोर्स मॉडल को ही, बोर्स के हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, कहा जो इसका सरकमफ्रेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। तो जो बोर्स साहब ने कहा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्वांटाइजेशन किया, उन्होंने उसको वेव के टर्म में बताया कि एग्जैक्टली ठीक है, इनकी बात अलग है, बट इसी चीज को हम उन्होंने ऐसे एक्सप्रेस किया कि अगर वेव इसमें इलेक्ट्रॉन्स और वेव बना रहा, स्टैंडिंग वेव बना रहा होगा, और स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, एक लूप बन रहा है बच्चों, वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऐसे। तो इसको इन्होंने ऐसे कर दिया, एक वेवलेंथ होगा या 2 वेवलेंथ होगा या 3 वेवलेंथ होगा, सरकमफ्रेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, है ना, क्योंकि स्टैंडिंग वेव है तो क्लोज होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो बोर्स के क्वांटाइजेशन को उन्होंने वेवलेंथ से रिलेट किया था और बोर्स के हाइपोथेसिस को प्रूव करने में हेल्प किया था। सो डी ब्रॉगली साहब ने ये बता तो दिया कैसा है, बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। बोर्स के मेथड को हेल्प किया बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने नहीं दिया कि लाइट इज ए सॉरी इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल हैज वेव नेचर। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पता है कहां से आया है, कोई बता सकता है? बच्चों ये सवाल पूछता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट पार्टिकल हैज वेव नेचर। यह है बच्चों डेविसन, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। बच्चों ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और इन्होंने शायद अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था, सेम ईयर में किया था, दोनों इंडिपेंडेंटली किया था, इसलिए दोनों के नाम पे एक्सपेरिमेंट का नाम है और दोनों को नोबेल प्राइज मिला था, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो मेडिकल वाले कुछ याद हो ना हो, ये याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि पार्टिकल हैज वेव नेचर। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स के ये वेव नेचर को एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने किया क्या किया था वो बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट है क्या। बच्चों निकल है, निकल का एक प्लेट लिया एंड दिस इज बेक्ड निकल, और सर बेक निकल क्या है, मतलब बेकिंग कर दिया तो क्या होगा, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो गया, क्रिस्टल बन गया। और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट कराया, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकला और उसको एक्सलेट कराया पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट से। ये ध्यान देना है, V नॉट इज इक्वल टू रखा है 54 वोल्ट। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से अलग अलग पोजिशंस पे गया, अलग अलग पोजिशंस पे स्कैटर्ड होगा। उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग पोजिशंस पे, यहाँ पे कितना, इस एंगल पे कितना आ रहा है, इस एंगल पे कितना आ रहा है, इस एंगल पे कितना आ रहा है। तो एक पॉइंट पर उन्होंने देखा
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है बच्चों मैक्सिमम। क्या देखा, एक एंगल पे जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है, और वो जो एंगल आया था, क्या किसी को पता है बच्चों ये कितना एंगल आया था? एनीवन? 50 डिग्री। तो बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना है, सुनना। इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग पे किया था, बट जो ऑब्जर्वेशन आया फाइनल वो 54 वोल्ट पे जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट कराया तो अलग अलग एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स के इंटेंसिटी को मेजर किया। एट 50 डिग्री उन्होंने देखा कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रहा है। तो मैक्सिमम क्यों आया? तो डिफ्रैक्शंस के कारण मैक्सिमम। और एक्सरे डिफ्रैक्शंस का भी एक कांसेप्ट होता है बच्चों कि ये बेक निकल का ये जो लेयर होता है एटॉमिक लेयर, उसके डिफरेंट लेयर से अगर लाइट वेव डिफ्रैक्ट करती है तो मैक्सिमा आता है। तो उसके लिए, उस मैक्सिमा के लिए क्या वेवलेंथ चाहिए? यहाँ पे आने के लिए वो मैक्सिमा के लिए एक सर्टेन वेवलेंथ चाहिए। तो वो वेवलेंथ और डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली जो वेवलेंथ आना चाहिए था, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली, बिकॉज इसको एक्सलेट किया 54 वोल्ट से, इसका कुछ वैल्यू आएगा, वो वेवलेंथ और दोनों मैच कर गया। मतलब डी ब्रॉगली वाज राइट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमा शो कर रहा है, तो सर्टेनली वेव है। और जो वेवलेंथ होना चाहिए, जो एक्सरे डिफ्रैक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेथड से आया कि वेवलेंथ क्या होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमा के लिए वेव नेचर के थ्रू, तो वो जो वेवलेंथ है और डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस से जो वेवलेंथ आया एग्जैक्टली मैच किया, मतलब डी ब्रॉगली वाज राइट। बच्चों ये क्लियर? वेवलेंथ क्या होता है? h बाई पी, h बाई पी होता है बच्चों √2m के कितना हो जाएगा? E इंटू वी। m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। किसी को वैल्यू पता है? वैल्यू h और ये सब का वैल्यू पुट कर दिया तो ये कितना आता है? जीरो पॉइंट 16 h का 1.227 1.227 अपॉन √v। root v इतना क्या? नैनोमीटर। angstrom. नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम? यार देख लेना बुक से, मुझे लग रहा है नैनोमीटर होगा। 1.227 अपॉन √v, बिकॉज मैं तो नैनोमीटर में बात करता हूँ, ठीक है? एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, इतना नैनोमीटर होगा। अब देखो ये वैल्यू भी याद कर लेना। तो अगर कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स को 100 वोल्ट से एक्सलेट किया तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा? 100 वोल्ट से एक्सलेट किया तो, ठीक है? तो हो जाएगा 1.227 डिवाइड बाई √100 नैनोमीटर, हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ में? बच्चों क्लियर? ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। Yes, sir. 1.227 वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंप्लीट, डेविसन जर्मर कंप्लीट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या बताता है गार्गी? Wave nature particle. Particle. स्पेशली वो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को एस्टैब्लिश किया गया। तो एक मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। SEM कोई बताएगा फुल फॉर्म क्या था? बायोलॉजी में भी शायद इसको यूज करता हूँ। स्कैनिंग
electron microscope. This work on the principle of electrons have wave nature. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बच्चों इसी बेसिस पे है, और इसका वेव ऑप्टिक्स अगर पढ़े होगे तो एक्चुअली पता है इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो हाई होता है, और रिजॉल्विंग पावर तो तुम लोग जानते ही हो, एससीएम का रिजॉल्विंग पावर हाई होता है। ओके, तो ये फैक्ट भी बता दिया। अब आता है बच्चों रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर। तो आज हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों रेडिएशन प्रेशर का मतलब अगर रेडिएशन इंसिडेंट करा तो इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर। सो क्या होगा, लेट्स दिस इज सरफेस, और यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, लाइट इंसिडेंट करा है, इसका इंटेंसिटी है आई। अब दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है, सपोज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। तो बताओ कि मोमेंटम पहले लाइट का इधर था, मोमेंटम हो गया इधर, लाइट का मोमेंटम चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, किसी ने फोर्स लगाया होगा, कौन फोर्स लगाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाएगा। इसका मतलब लाइट भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फोर्स लगाएगा फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बच्चों यूनिट एरिया में कितना फोर्स होगा, तो प्रेशर का मतलब यूनिट एरिया में, तो फोर्स ऑन यूनिट एरिया बच्चों बहुत आराम से कहोगे कि सर मोमेंटम चेंज कितना हुआ पर सेकेंड। इसी को फोर्स बोलते हैं, चेंज मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है ना। अब गार्गे ने लिखा 2m, m क्या है बच्चों, m मास कहाँ है, फोटॉन्स का मास क्या होता है, रेस्ट मास 0 होता है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर यूनिट एरिया की बात करें तो कितना एनर्जी पास किया है, क्योंकि सर यूनिट एरिया से 1 सेकंड में आई एनर्जी पास किया है। तो मैं पूछूंगा इतना एनर्जी पास किया तो बताओ इसमें कितने फोटॉन्स है, देन यू विल से दैट कि सर इसमें ना इतने फोटॉन्स है, एक फोटॉन का एनर्जी डिवाइड कर दिया, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। मैं कहूं कि इफ a photon reflects, if a photon reflects, so change in momentum कितना हो जाएगा, क्योंकि सर पहले h बाई लैम्डा था एक डायरेक्शन में, अब उसी डायरेक्शन में h बाई लैम्डा हो गया वापस अपोजिट, तो जाएगा 2h बाई लैम्डा। एक फोटोन रिफ्लेक्ट हुआ तो इतना मोमेंटम चेंज हुआ, 1 सेकंड में n फोटोन आ रहा है। सो व्हाट इज द रेडिएशन प्रेशर, मतलब फोर्स ऑन यूनिट एरिया n इंटू 2h बाई लैम्डा बच्चों, n है तुम्हारा I अपॉन hc बाई लैम्डा इंटू 2h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा चला जाएगा, आंसर इज 2I बाई c, रेडिएशन प्रेशर इज 2I बाई c। इज इट क्लियर? साक्षी पाटिल क्लियर? Yes, sir. विवेक भाई, विवेक रेडिएशन प्रेशर हाँ सर। लिख लो इसको। हाँ सर।
बच्चों यहाँ पे रेडिएशन जो आ रहा था, क्या क्या कंडीशंस लिया था? जो पहला केस डिस्कस किया था उसमें क्या लिया था? रेडिएशन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। और क्या कंडीशन लिया? सरफेस कैसा है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। केस 2 परपेंडिकुलर टू सरफेस हो, बट क्या हो? सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, अब्जॉर्ब कर लिया रेडिएशन को, जाने नहीं दिया। तो रेडिएशन प्रेशर कोई बता सकता है कितना होगा? h बाई लैम्डा से गया और रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, 0। तो यहाँ पे 2h बाई लैम्डा की जगह h बाई लैम्डा, तो आंसर विल बी I बाई C। और तीसरा केस लेते हैं बच्चों, ये ईटा फ्रैक्शन क्या करता है? ईटा परसेंटेज रिफ्लेक्ट करता है, ईटा परसेंटेज रिफ्लेक्ट करता है। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा? इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। दो तरीके से, कि जो सिर्फ इंसिडेंट हुआ, उसके कारण I बाई C, और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्ट कितना हुआ? I थोड़ी हुआ है, ईटा परसेंटेज क्या है? ईटा टाइम्स ईटा फ्रैक्शन रहेगा, परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन लिख देता हूँ, ईटा फ्रैक्शन, ईटा I बाई C। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ईटा क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब कोई कहेगा कि सर अगर आपने तो नॉर्मली इंसिडेंट का है, बट अगर सपोज मैं किसी एंगल पे करता हूं, रेडिएशन आर इंसिडेंट एट सम एंगल थीटा, तो सबसे पहले बताओ कि अगर इसका एरिया ए है तो यहाँ पे तो ज्यादा एरिया आएगा, तो जितना ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, उतना इधर कितने लेंथ पे पड़ेगा? ज्यादा एरिया में पड़ेगा। ये 1 है, ये एरिया 1 है और ये एंगल थीटा है, तो जो फोर्स होगा बच्चों इस पे होगा। दूसरा चीज, ये ऐसे गया तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो चेन मोमेंटम पर फोटोन कितना हो जाएगा? h बाई लैम्डा कॉस थीटा इधर था, बाद में इधर रहेगा इतना ही, h बाई लैम्डा कॉस थीटा, है ना? सो वो यूनिट एरिया पे नहीं आ रहा है, ये इतने एरिया पे आ रहा है। एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली मैं लिख देता हूं बच्चों, क्या हो जाएगा? रेडिएशन प्रेशर I अपॉन HC बाय लैम्डा ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन, एक फोटोन का जाएगा 2h बाय लैम्डा डिवाइड बाई ये एरिया a डैश cos थीटा इज इक्वल टू 1, a डैश इक्वल टू 1 बाई cos थीटा हो जाएगा, सो डिवाइड बाई 1 बाई cos थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
So 2I/c cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा होगा बच्चों। ये कब होगा? जब किसी एंगल पे इंक्लाइन किया, नॉर्मल से एंगल थीटा। और इसमें थोड़ा सा सवाल रह गया, तो आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं। एचसी वर्मा में एक सॉल्व एग्जांपल है, वो कर सकते हो। सो रेडिएशंस बच्चों, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्ड्स मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोग पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस बुकलेट्स जो भी होगा वो कर लेना कंप्लीट।